नमस्कार मित्रों, सीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड और गुणज से संबंधित है। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और गुणज। इनसे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। गुणनखंड एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है गुणा के रूप में टुकड़े, मतलब कोई संख्या है और उसके अपन गुणा के रूप में कैसे टुकड़े कर सकते हैं, कितने टुकड़े कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं, यह होता है गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब किसी संख्या के अभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे टुकड़े कर सकते हैं, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक। गुणनखंड का दूसरा नाम है अपवर्तक। गुणनखंड, अपवर्तक और फैक्टर एक ही, ये है गुणनखंड। अब इसमें गुणनखंड कोई संख्या का गुणनखंड किस तरह से कैसे कैसे, जैसे जनरल कोई संख्या है 12। अब आपको पूछ लिया जाए कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे। 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड का मतलब है 12 के कितने टुकड़े कर सकते हैं गुणा के रूप में। जनरली जैसे उदाहरण 12 है तो 12 के टुकड़े ऐसे कर सकते हैं कि 12 गुणा 1, गुणा के रूप में 2 टुकड़े हो गए, 1 12 ने 1 1। अब जैसे 6 गुणा 2 या 4 गुणा 3, ये गुणनखंड है। 12 सभी में, मतलब 12 के जो गुणनखंड होंगे वो ऐसे हैं। 12 के टुकड़े कैसे कैसे कर सकते हैं 12 में, 12 गुणा 1, 6 गुणा 2, 4 गुणा 3। मतलब 12 के जो गुणनखंड हुए, कौन कौन से गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड है। अब जनरली गुणनखंड का मतलब है कि इस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। 12 के गुणनखंड में 12 के जो गुणनखंड आएंगे उन सभी का ही भाग 12 में पूरा पूरा जाएगा। मतलब 12 में जिन संख्याओं का भाग जाता है वही 12 के गुणनखंड है। तो 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, तो ये होगी 12 के गुणनखंड। और जब 12 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। ये इस तरीके से होता है कि 12 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग 12 में 6 बार और 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड 12 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 का है अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड और ये गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब वे सारी संख्याएं जिनका भाग उस संख्या में जाता हो गुणनखंड होगी। 12 में भाग किन किन का जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12 का। अब इसमें प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे। सीधा सीधा प्रश्न कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 गुणनखंड होंगे। गुणनखंडों की संख्या 12 के कितने गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। अब प्रश्न 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 है, 1 2 और 3। 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3। 12 के कितने गुणनखंड है, 6। ये गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अब इनसे संबंधित काफी प्रश्न बनते हैं। मेन बात पहले आपको यह समझ मानी चाहिए, गुणनखंड, फैक्टर और अपवर्तक, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड। अब कई बार एक समस्या करता है गुणज। गुणनखंड और गुणज में भी थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, अपवर्तक, और अपवर्तक का मतलब उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। अब गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा या मल्टीपल। गुणज मतलब
हिंदी में इसको पाड़ा कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको मल्टीपल कह सकते हैं। और अब इसके जो मतलब एक और नाम आता है थोड़ा सा अलग, कई बार अपवर्त्य। ये इंपॉर्टेंट है कि गुणज को हिंदी में एक और दूसरा नाम अपवर्त्य भी कहा जाता है, गुणज अपवर्त्य। और गुणनखंड अपवर्तक, गुणनखंड होता है अपवर्तक और गुणज होता है अपवर्त्य। अब गुणज मतलब पाड़ा, जैसे कि आपको कहेगी 5 के गुणज। अब 5 के गुणज मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये गुणज। 5 के गुणज मतलब 5 का पाड़ा है। 5 का पहला गुणज 5 होगा, 5 का दूसरा गुणज मतलब 5 गुणा 2, 5 का तीसरा गुणज 5 गुणा 3, 5 का चौथा गुणज 5 गुणा 4, 5 का पांचवा गुणज 5 गुणा 5, ऐसे चलेंगे। अब आपको सीधा सीधा पूछ ले कि 5 का 20वां गुणज क्या होगा, तो 5 का 20वां गुणज क्या होगा, 5 गुणा 20। 5 का 20 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 5 का 20वां गुणज, कि 5 का 20वां गुणज कितना हो जाएगा, 5 गुणा 20 बराबर 100। ये हुए गुणज। और गुणनखंड और गुणज में अंतर समझ में आ गया होगा। 5 के गुणज, 6 के गुणज, इस तरह से और भी प्रश्न बन सकते हैं। अपन सारे प्रश्न हल करेंगे। जनरल एक बार जानकारी समझ में आनी चाहिए कि गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब इनके अपन प्रश्न लिखते हैं, किस तरह से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। साठ के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब यह प्रश्न है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब इस प्रश्न में आप हल करने के लिए कि 60 के अभाज्य गुणनखंड करो, ये 60 इसका अभाज्य गुणनखंड, 60 में 2 का भाग 30, 30 में 2 का भाग 15। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग, 3 का भाग 5 और अब 5 का भाग 1। ये 60 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब प्रश्न है कि 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 4 होंगे। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 है। कौन कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 4 अभाज्य गुणनखंड है। यह प्रश्न पहला कि 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। सीधा सीधा प्रश्न आता है, अपन इसको हल इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 60 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। यह प्रश्न कि 60 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब 60 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास है, इनका जोड़ कर दो। 60 के अभाज्य गुणनखंड है 2 + 2 + 3 और +5। ये 60 के 4 अभाज्य गुणनखंड थे और इन चारों का योग करना, तो 2 2 जोड़ेंगे 4, 4 और 3 7, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 60 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए हो। आसान है, छोटी संख्या लिखी हो अपन हल कर सकते हैं इस तरीके से, बिना किसी सूत्र के कर सकते हैं। सूत्र से भी प्रश्न होंगे, हार्ड प्रश्न, यहाँ सरल प्रश्न है, सीधे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न, 20 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब आसान सा प्रश्न है कि 20 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब 20 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 20 के गुणनखंड कर लीजिए, कौन कौन से हैं। तो 20 के गुणनखंड का मतलब 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। 20 के गुणनखंड आप सीधा भी लिख सकते हैं, 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। आप टुकड़े करके भी लिख सकते हैं कि एक होगा 20 गुणा 1, दूसरा होगा 10 गुणा 2, तीसरा होगा
4 गुणा 5, ये इस तरीके से 20 के टुकड़े होंगे। 20 गुणा 1, 10 गुणा 2 और 4 गुणा 5, मतलब 20 में किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा और 20 का भाग जाएगा। तो अब 20 के कुल कितने गुणनखंड हुए? 20 के कुल कितने गुणनखंड हुए? 6 हुए। तो इस प्रश्न का आंसर 20 के कुल गुणनखंड, तो कुल संख्या कितनी होगी? 6। 20 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो 20 के कितने गुणनखंड होंगे? 6 गुणनखंड होंगे। अब ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा। 20 के गुणनखंड, 20 के टुकड़े किए गए और कितने टुकड़े हो रहे हैं? 6 टुकड़े हो सकते हैं। तो ये 20 के कुल कितने गुणनखंड हुए? 6 प्रश्न हुए। अब देखिए चौथा प्रश्न। बीस के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 20 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? अब 20 के गुणनखंडों का योगफल करना है तो 20 के कौन कौन से गुणनखंड है उनका जोड़ कर दो। तो 20 के गुणनखंड थे 1 + 2 + 4 + 5 + 10 और +20। ये टोटल इसके 6 गुणनखंड थे। इन 6 का योग करना है। 20 × 10 30, 30 × 5 35, 35 × 4 39, 1 40, 2 42। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 42 आएगा। 20 के गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब ये 4 तरीके से प्रश्न बन सकता है। पहला, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों का योग, तीसरा गुणनखंडों की संख्या और चौथा गुणनखंडों का योग। अब ये 4 प्रश्न है। अब ये छोटी संख्या का हो तब अपन ऐसे हल कर सकते हैं। अब कई समस्याएं ऐसी आएगी कि संख्या बहुत बड़ी लिखी हो, अपन उसको ऐसे हल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सूत्र है। पहले छोटी संख्याओं के लिए आपको समझ में आना चाहिए। अब 2 एक छोटे मोटे प्रश्न और बनते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, 24 के कुल समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या कितनी है? 24 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है? अब इस तरह से प्रश्न है। इसका मतलब क्या है? भाजक का मतलब वही गुणनखंड है। भाजकों की संख्या मतलब गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, लेकिन गुणनखंडों में भी कैसे गुणनखंड पूछे गए? सम। सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये प्रश्न है इसका, कि 24 के जो गुणनखंड है उनमें से सम गुणनखंड कितने? 24 के गुणनखंडों में सम गुणनखंडों की संख्या आपको पूछी गई है। तो आप 24 के गुणनखंड पहले पता करिए भाई। 24 में कौन कौन सी सम संख्याओं का भाग जाएगा, यही प्रश्न है। 24 में कौन कौन सी सम संख्याओं का भाग जाएगा? तो 24 में सम संख्याओं का भाग मतलब 24 में 2 का भाग जाएगा, 24 में 4 का भाग जाएगा, 24 में 6 का भाग जाएगा, 24 में 8 का भाग जाएगा, 24 में 12 का भाग जाएगा और 24 में 24 का भाग जाएगा। ये 24 के समभाजकों की संख्या, 24 में 2 का भाग, 2 के बाद 4 का भाग, 4 के बाद 6 का भाग, 6 के बाद 8 का भाग, 8 के बाद 12 का भाग और 12 के बाद में 24 का भाग। 24 में इन सम संख्याओं का भाग जाएगा। तो प्रश्न यह था कि 24 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है? इनको गिन के लिख दो। कितने? 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कितने समभाजक है? 6 समभाजक। अब ये प्रश्न है कि 24 के कुल भाजक कितने हैं, 24 के समभाजक कितने हैं, 24 के विषम भाजक कितने हैं, 24 के पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं। ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न और हल करते हैं। चौबीस के कुल भाजक विषम भाजक व पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं?
24 के कुल भाजक, विषम भाजक, पूर्ण वर्ग भाजक कितने। अब सबसे पहले अपने को 24 के कुल भाजक लिखने। 24 के कुल भाजक, कुल भाजक का मतलब कुल गुणनखंड, मतलब 24 में कुल किन संख्याओं का भाग जाएगा। टोटली लिखना है तो 24 में 1 का भाग जाएगा, 24 में 2 का, 24 में 3 का, 4 का, 4 के बाद 6 का, 6 के बाद में 8 का, 8 के बाद में 12 का और 12 के बाद में 24 का। ये 24 में इन संख्याओं का भाग जाएगा। प्रश्न है कि 24 के कुल भाजक, तो कुल भाजक कितने हैं, कुल भाजक कितने हैं, संख्या लिखनी है, संख्या लिख दो। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 24 के कुल कितने भाजक है, 8 भाजक है। मतलब 24 में कुल कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 8 संख्याओं का भाग जा रहा है, पहला। दूसरा विषम भाजक, अब कितनी संख्याएं जो विषम है, 24 में जिन संख्याओं का भाग जा रहा है उनमें से विषम कितनी है, तो 1 और 3, 2 विषम संख्याएं। कुल कितनी विषम संख्या है, 2। तो 24 के कुल विषम भाजक कितने होंगे, विषम भाजक 2 होंगे। कुल भाजक कितने होंगे, कुल भाजक 8 होंगे। ये कुल भाजक 8, विषम भाजक 2। अब पूर्ण वर्ग, अब इनमें से पूर्ण वर्ग भाजक कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भाजक मतलब पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन सा, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा किया जा सकता है। तो इसमें कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आई, कई बार यहां पर अपन गलत कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग में अपन केवल 1 4 को ही लेते हैं। अब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या 2 है, एक है 1 और एक है 4। कुल कितनी पूर्ण वर्ग भाजक है, 2 पूर्ण वर्ग भाजक है। अब यही प्रश्न ऐसे पूर्ण घन का बन सकता था। पूर्ण घन भाजक मतलब ऐसी कितनी इनमें संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है, तो इसमें 2 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण घन है, एक है 1 और एक है 8। कुल मिला के 2 पूर्ण घन भाजक होंगे, 2 पूर्ण वर्ग भाजक होंगे, 2 विषम भाजक होंगे, 8 कुल भाजक होंगे, 6 सम भाजक होंगे। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब ये 24 में कुल भाजक, विषम भाजक, सम भाजक, पूर्ण वर्ग भाजक, पूर्ण घन भाजक कोई भी पूछे, अपने पास गुणनखंडों की संख्या निकलने का तरीका होगा, तरीका संख्याएं लिखो और उसको हल करिए। अब एक प्रश्न और हल करते हैं। 48 के कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, 48 के कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे। अब इनमें योग पूछ सकता है कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, उनका योगफल ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में 48 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड या ऐसे गुणनखंड जो 3 से भाज्य हो, कि 48 के वे गुणनखंड जो 3 से भाज्य हैं कितने हैं। अब 3 से भाज्य मतलब 3 का भाग जाने वाले कितने होंगे, बता सकते हैं अपन। कई तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो अपन पहले 48 के कुल गुणनखंड लिख देते हैं। 48 के गुणनखंड, टोटल कितने गुणनखंड होंगे। अब 48 के गुणनखंड कुल कितने होंगे, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा 48 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। अपन भाग देके ऐसे हल कर सकते हैं कि 1 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 48 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग, 48 में 3 का भाग 16 बार जाएगा। 48 में 4 का भाग 12 चौके 48, 48 में 6 का भाग 8 बार, ये 8 6 48। अब ये 4 है तो 12, 12 चौके 48। अब ये 3 है तो 16, 16 तिया 48। ये 2 है तो 24, 24 2 48 और ये 1 है तो ये 48। ये 48 के टोटल गुणनखंड। अब प्रश्न ये था कि 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, कितने हुए, 2 4 6 8 और 10। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया कि कुल कितने हैं, 10। कुल 10 गुणनखंड है। 48 के कुल कितने गुणनखंड है, 10 गुणनखंड है। अब इनमें से प्रश्न था विषम गुणनखंड कितने। अब अपन बता सकते हैं विषम गुणनखंड।
48 के विषम गुणनखंड। 48 के विषम गुणनखंड में 48 का विषम गुणनखंड 1 3 2, ये विषम गुणनखंड कितने हैं? 2। दो विषम गुणनखंड है। उसके बाद सम गुणनखंड, 48 के सम गुणनखंड कितने हैं? 10 में से 2 छोड़ दीजिए, टोटल 10 गुणनखंड है, उसमें से 2 विषम है तो 8 सम होंगे। सम गुणनखंड कितने हैं? 8 है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? 1 है। 1 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। 4 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। पूर्ण घन, पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे? अब पूर्ण घन कौन कौन सी संख्या है? एक है 1 और दूसरी है 8। पूर्ण घन संख्याएं कितनी है? 2 है। पूर्ण वर्ग कितने हैं? 3 है। सम गुणनखंड कितने हैं? 8 है। विषम गुणनखंड कितने हैं? 2 है। अब ये प्रश्न भी बन सकता है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 48 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अब आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यह 48 अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 24, 24 में 2 का भाग 12, 12 में 2 का भाग 6, 6 में 2 का भाग 3 और 3 में 3 का भाग 1। गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5। 48 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 होंगे। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड। या ऐसे प्रश्न बन सकता है 48 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 के गुणज है? 48 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 के गुणज है? मतलब 3 के पहाड़ी की संख्या कितनी होगी? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 48 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 के गुणज है? 48 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 के गुणज है? 1 2 3 4 और 5। 48 के 5 ऐसे गुणनखंड है जो 3 के गुणज है। समझ में आ गया होगा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है। इस तरह से कई प्रश्न छोटे मोटे बन सकते हैं। छोटी संख्या लिखी हो, गुणनखंड ज्ञात करना हो, गुणज ज्ञात करना हो, कर सकते हैं अपन सारे। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, भाज्यकन गुणनखंडन, अपवर्त्य, अपवर्तक, ये सारे एक ही है और गुणज और अपवर्त्य एक ही है। अब इनमें समस्या आती है कि प्रश्न कई बार बड़ा आता है, बड़ी संख्या होती है, फिर कैसे हल करते हैं। प्रश्न जैसे आ गया 360। अब इसमें 4 प्रश्न बन सकते हैं कि एक संख्या दे दी 360, 4 प्रश्न, मतलब पहला कि 360 के अभाज्य गुणनखंड कितने? आसान सा प्रश्न है, बिना सूत्र कर सकते हैं। 360 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है? यह भी अपन बिना सूत्र के कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? फिर समस्या आएगी 360 के गुणनखंड ज्ञात करने में दिक्कत आएगी कि गुणनखंड कैसे इतनी बड़ी संख्या के टुकड़े करेंगे, कौन कौन से होंगे, किसका भाग जाएगा, पता चलेगा नहीं चलेगा, तब दिक्कत आती। अब इस प्रकार के चारों प्रश्नों को हल करने के 4 सूत्र हैं। एक बार मैं आपको सूत्र लिखा दूं, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। पहला सूत्र है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला प्रश्न बनता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का। दूसरा प्रश्न बनता है अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंडों का योग। जब तक सूत्र की जरूरत ना हो, आसान प्रश्न हो, तब तक आपको सूत्र नहीं लगाना है। कई बार प्रश्न ऐसा होता है कि हार्ड प्रश्न आता है, सूत्र नहीं लग रहा हो, बिना सूत्र नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको सूत्र लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तीसरा, गुणनखंडों की संख्या। और चौथा, गुणनखंडों का योग। चार प्रश्न बनते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। अब इन चारों प्रश्नों को हल करना कैसे करना, देखिए
इसके लिए अपने पास एक सूत्र है, सूत्र का फॉर्मेट पहले सूत्र लिख लेते हैं। इसमें सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें सूत्र है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसमें सूत्र है x प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड प्लस 1, और इसमें सूत्र है a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस ऐसे ही a की पावर x तक। ऐसा ही b में b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3, इसी प्रकार b की पावर y तक। और ऐसा ही c में c की पावर 0 से लेके c की पावर z तक। ये चारों प्रश्नों के सूत्र। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। अब ये मामला सोच रहे होंगे कि ये क्या मामला है, क्या सूत्र लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए इन सूत्रों को जब हल करेंगे तब समझ में आएगा। सूत्र में एक्स एन ए एन वाई एन है क्या, पहले तो ये पता करते हैं कि ये एक्स क्या है, ए क्या है, वाई क्या है। अब इसके लिए देखिए कि कोई भी संख्या और उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। मतलब ये तीन लिखें, तीन कोई जरूरी नहीं है, मतलब चार संख्याएं भी हो सकती है, तो एक संख्या आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, मतलब जैसा पैटर्न होगा वैसे। जब अभाज्य गुणनखंड करके इस तरह से लिखा जाता है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ए बी और सी जो है ये हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्याएं होनी चाहिए? अभाज्य। ए बी सी किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या। यदि ए बी सी अभाज्य संख्या है और फिर इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको कहते हैं क्रोनोनिकल रूप। यह है क्रोनोनिकल रूप। कोई भी संख्या उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो लिखा जाता है उसको क्रोनोनिकल रूप कहा जाता है, और जिसमें ए बी सी कैसी संख्याएं होगी? अभाज्य संख्याएं होगी। एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो सकती है, और ये भी केवल 3 पदों तक ऐसे सीमित नहीं है, 3 से अधिक हो सकता है। जैसे ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड और एक और हो सकता है तो आप उसको डी की पावर डब्ल्यू लिख सकते हैं, मतलब और आगे हो सकता है। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्र का फॉर्मेट अपने को समझ में आ गया, अपन सारे प्रश्न कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 प्रश्न मोस्टली बनते हैं, चौथा वैसे नहीं बनता। अब ये जो लिखा गया है इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, कैसे हल करना प्रश्न? जैसे अपने पास प्रश्न आता है 360 वाला, अभी एक लिखा था अपने 360 के अभाज्य गुणनखंड, 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न ये 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी। आसान सा प्रश्न है। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन अभाज्य गुणनखंड करके पता कर सकते हैं, बिना सूत्र के किया जा सकता है और सूत्र से, दोनों तरीके से अपना हल कर लेते हैं। सूत्र से कैसे करना है? बिना सूत्र से। सबसे पहले 360 का अभाज्य गुणनखंड करना। ये 360, इसमें 2 का भाग 2, 360 में 2 का भाग 180, 180 में 2 का भाग 90, 90 में 2 का भाग 45, 45 में 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5 और 5 में 5 का भाग 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको क्रोनोनिकल रूप में लिखना है कि इसको क्रोनोनिकल रूप में। बाकी प्रश्न का उत्तर तो सीधा ही आ गया, इस प्रश्न का उत्तर सीधा आ जाएगा भाई। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6। अब इस प्रश्न को अपन सूत्र से हल कर रहे हैं, सूत्र की जरूरत पड़ेगी आगे। अब सूत्र से करेंगे क्रोनोनिकल रूप का, मतलब ये तीनों ए की पावर है, एक कितनी बार आया, मतलब 2 कितनी बार आया? 2 3 बार आया, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। उसके बाद 3 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया, तो ये 3 की पावर 2। और उसके बाद 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 5 1 बार, 5 की पावर 1। ये इसका क्रोनोनिकल रूप हुआ। 360 का क्रोनोनिकल रूप ये है।
2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 360 का क्रोनोनिकल रूप लिखने के बाद अब इस प्रश्न का सूत्र अपन ने पहले वाले पेज में लिखा था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या x प्लस वाई प्लस जेड, ये सूत्र है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड। अब x का मान ये a की पावर, ये a मतलब 2 और x मतलब 3, ये b 3 और y 2 और ये z, जो पावर लिखी है वो x y z। पहली संख्या की पावर x, दूसरी संख्या की पावर y और तीसरी संख्या की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2 और z का मान कितना है 1। 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सीधा सीधा प्रश्न 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो उसका सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड क्रोनोनिकल रूप से लेने हैं, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z से। ये सूत्र पावर जोड़ के लिख दो। सीधी अभाज्य संख्या गुणनखंड किए है तो यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। अपना प्रश्न केवल इतना ही है, सूत्र यहाँ से उत्तर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। पहला प्रश्न, इसमें 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा, 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6। अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आता है, 2 की पावर 13, 3 की पावर 5, 5 की पावर 6, 7 की पावर 4 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। यह प्रश्न इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई लेकिन संख्या नहीं। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे उसमें संख्या दी हुई थी, अभाज्य गुणनखंड की और उत्तर आ गया। अब यह सूत्र की जरूरत हो ही गई कि सूत्र अनिवार्य हो गया कि इसमें बिना सूत्र के अपन प्रश्न अब नहीं कर सकते। अब अपने पास जो फॉर्मूला था अभाज्य गुणनखंडों के योग का वो भी ऐसी था, x प्लस वाई प्लस जेड, इतना ही था। अब यहां पर संख्याएं कितनी आ गई है, 4 आ गई। तो इस फॉर्मूले का मतलब यह था कि जो अभाज्य संख्या है उनकी जो घात लिखी हुई उनको जोड़ना है। चाहे 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ दो और 4 संख्या है तो चारों को जोड़ दो। ये कोई सीमित नहीं है, 3 तक सूत्र आगे आप बना सकते थे कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z और d की पावर w, ये बना सकते थे आगे। a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z और d की पावर w, मतलब ये जैसे 4 है तो अब 4 में ये आपको x y z, इसके साथ में एक और शामिल कर लेना है w। मतलब इस सूत्र का मतलब ये हो गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्रोनोनिकल रूप में जो संख्याओं के ऊपर घात लिखी उनको जोड़ना, घातों को जोड़ना, बस इसका मतलब यही है। तो कौन कौन सी घात है, कितनी लिखेगी, जोड़ दो। पहले में है 13, दूसरे में 5, अगले में 6 और अगले में 4, ये जोड़ के लिख दो, उत्तर आ गया। 13 5 6 और 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 10 25 3 28। ये इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 28। कि इस संख्या में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 28 अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ गया होगा प्रश्न। ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। अब इसी प्रश्न में 2 की पावर 13, 3 की पावर 5, 5 की पावर 6, 7 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ लिया, प्रश्न वही है, सेम है। अभाज्य गुणनखंडों का यदि योग पूछ लिया जाए तो अब अभाज्य गुणनखंडों के योग का जो सेकंड फॉर्मूला लिखा था अपन ने, ये अभाज्य गुणनखंडों के योग का फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मतलब संख्या और घात गुणा करके लिखनी है। सूत्र का मतलब यह है संख्या और उसकी घात गुणा करके फिर नेक्स्ट संख्या और घात गुणा करके नेक्स्ट संख्या और घात गुणा करके जोड़नी है। अभाज्य गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अब इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों का योग सूत्र ऐसे लगेगा, ax प्लस बी वाई
प्लस सी जेड और प्लस डी डब्ल्यू, मतलब 4 हो गया तो डी डब्ल्यू लिख लो। अब यहां से योग कर लीजिए, 2 गुणा 13, 3 गुणा 5, ये 5 गुणा 6 और ये 7 गुणा 4। अब ये सारे गुणा करके जोड़ करनी है, 2 गुणा 13, 3 गुणा 5, 5 गुणा 6 और 7 गुणा 4। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 13 गुणा 2 कितना हो जाएगा 26, 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15, 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30 और 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा 28। अब इनको जोड़ के लिखना है, 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 2 1 3, 3 6, 6 3 9, ये इसका उत्तर आ जाएगा 99। अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो 2 प्रश्न होंगे, एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और एक अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब ये प्रश्न संख्या के लिए आए तो अभी आप क्रोनोनिकल रूप लिख के फिर हल कर लो। ऐसे लिखा हुआ है सीधे सीधे क्रोनोनिकल रूप में, तो गुणा करके लिख लो। दोनों तरीके से प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। एक प्रश्न ऐसे लिख लेते हैं, कई बार समस्या ऐसे आ जाती है कि 4 की पावर 5 और 6 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब थोड़ी सी समस्या आती है कि प्रश्न इस तरीके से आ गया, 4 की पावर 5 और 6 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब ये जो संख्या लिखी है ये क्रोनोनिकल रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि ए और ये जो बी लिखा गया है ये अभाज्य संख्या है ही नहीं भाई। 4 और 6 दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इस संख्या में क्रोनोनिकल रूप सही नहीं लिखा हुआ है, इस रूप को सही लिखना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है इसको सही क्रोनोनिकल रूप में लिखेंगे, तब ये 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणा 5 पावर 5 है, और 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और इसकी पावर है 8। अब ये 2 की पावर 5 और इस 2 की पावर भी 5, ये जो 5 पावर लगी है दोनों की, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। नेक्स्ट ये 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8, ये जो 8 पावर है दोनों की संख्याओं की, ये 5 पावर है दोनों संख्याओं की लिख दिए। अभी भी ये क्रोनोनिकल रूप नहीं है, अभी भी ये एग्जैक्ट क्रोनोनिकल रूप नहीं है, क्योंकि तीनों संख्याएं एक जैसी। जब आधार समान हो, इस तरह गुणा में लिखा गया हो, तो घातांक नियम से कि समान आधार में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये 2 की पावर 5 और 5 10 और 8 कितनी हो जाएगी 18, और ये 3 की पावर कितनी है 8। ये इसका सही क्रोनोनिकल रूप है। इस संख्या का सही क्रोनोनिकल रूप है 2 की पावर 18 गुणा 3 की पावर 8। अब अपना प्रश्न, यह प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या पूछिए और उसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब इस सूत्र का मतलब यह है घातें जोड़नी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब घातें जोड़नी है। घातें कितनी हैं 18 और 8, 18 प्लस 8 जोड़ के लिख दो, 8 न 8 16 हासिल 1, 1 न 1 2 26। 18 और 8 जोड़ के लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्रोनोनिकल रूप में घातें जोड़नी। कौन कौन सी घात लिखी हुई है, एक 18 और एक 8। इन 18 और 8 को जोड़ के लिखना, न कि ये 8 और 5। पहला ऑप्शन ऐसे होता है कि 8 और 5 जोड़ के 13, जबकि 13 इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर कितना होगा 18 और 8 कितने होंगे 26 होंगे। अब दूसरा प्रश्न, अब इसमें दूसरा प्रश्न बन सकता है। ये तो अभाज्य गुणनखंडों का संख्या है, अभाज्य गुणनखंडों का योग बन सकता है। अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग इस तरह से प्रश्न बन सकता है। सेकंड प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब अभाज्य गुणनखंडों का योग, इसका फॉर्मूला ऐसे है, ax प्लस by प्लस cz, मतलब संख्या और उसकी घात गुणा करनी। अभाज्य गुणनखंडों का योग संख्या और उसकी घात गुणा करनी है। मतलब यही था कि 2 कितनी बार आया 18 बार आया, 2 18 बार जोड़ेंगे तो 2 का 18 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 2 की पावर 18 का मतलब है 2 18 बार आया है, और 2 18 बार आया और उसको जोड़ेंगे तो 2 18 गुणा हो जाएगा।
तो ये 2 गुणा 18 प्लस अगला है 3 गुणा 8। दो संख्या हैं, दो ही लिखो, और होती तो और लिख लेते। दो संख्या हैं, दो लिख लो, 3 होती 3 लिख लेते हैं, 4 होती तो 4 लिख लेते हैं। अब तो ये 18 गुणा 2 36 और 8 गुणा 3 24। अब 36 और 24 जोड़ के लीजिए, 30 और 20 50 और 10 60। ये इसका उत्तर आ जाएगा 60। अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है? 60। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ये रही 26। 2 प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों का योग। दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सूत्र भी समझ में आ गया होगा। पहला सूत्र अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों के योग का। अब 2 प्रश्न और बच गए, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। उसमें भी ऐसे सेम तरीके के कई प्रश्न बन सकते हैं। सारे प्रश्न अपना हल कर लेंगे। जनरल प्रश्न से उदाहरण से लिखते हैं, जैसे कि 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? ये पहला प्रश्न। 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? अब इसके लिए आपको पहले संख्या का क्रोनोनिकल रूप लिखना है, फिर इसका सूत्र भी अपने को आना चाहिए। 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसका क्रोनोनिकल रूप। अब क्रोनोनिकल रूप लिखने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 240 में 2 का भाग 120, 120 में 2 का भाग 60, 60 में 2 का भाग 30, 30 में 2 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5 और 5 में 5 का भाग 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अभाज्य गुणनखंड करने से यहां से आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसका क्रोनोनिकल रूप क्या है। अब ये क्रोनोनिकल रूप लिख लो। 2 कितनी बार आया? 4 बार आया, तो ये 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार है, 3 की पावर 1 गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार आया, 5 की पावर 1। ये इसका क्रोनोनिकल रूप है। अभाज्य गुणनखंड करने से इसका क्रोनोनिकल रूप समझ में आ जाएगा। ये क्रोनोनिकल रूप लिख दिया गया है। अब इसमें आपका प्रश्न गुणनखंडों की संख्या है। गुणनखंडों की संख्या का जो अपने पास सूत्र है, सूत्र देखिए। गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लिखा है आपको अभी, ये गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या का ये सूत्र है, x+1 y+1 और z+1। गुणनखंडों की संख्या x+1 y+1 z+1। इसका मतलब ये कि पावर में 1 जोड़ना, सभी में पावर में 1 जोड़ना और फिर परस्पर आपस में गुणा कर लेनी है। सभी में पावर में, सभी संख्याओं की पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा करनी है। ये तीसरा प्रश्न है। अब देखिए, सभी में पावर, पहले में पावर कितनी है? 4, दूसरे में पावर कितनी है? 1 और तीसरे में पावर कितनी है? 1। अपना जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से, x+1 y+1 और z+1, x+1 y+1 और z+1। अब पावर में 1 जोड़ के गुणा करना। पहले की पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ दो। दूसरे की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो। तीसरे की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब गुणा कर लो, 5 का 2 से गुणा 10 और 10 का 2 से गुणा 20। ये उत्तर आ जाएगा। मतलब 240 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो 20 होंगे। 5 गुणा 2 गुणा 2, ये 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या। 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 2 20। ये कुल गुणनखंडों की संख्या का तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि क्रोनोनिकल रूप में नहीं दिया हो तो आप क्रोनोनिकल रूप में बदलो, फिर इस फॉर्मेट में ये सूत्र आपको लगाना है। तो एक प्रश्न उस तरीके से भी लिख लें कि क्रोनोनिकल रूप में नहीं दिया हो तो कैसे करना होता है। 12 की पावर 4 और 10 की पावर 5 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? कुल गुणनखंड होंगे
अब 12 की पावर 4 और 10 की पावर 5 ये जो लिखा गया है, इसमें कुल गुणनखंड कितने। अब कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है उसको समझिए। अब सबसे पहले तो ये क्रोनोनिकल रूप नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड करो। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 4 गुणा 3 ये 12 हो गया, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 ये 10 का अभाज्य गुणनखंड, और ये पावर जो है। अब ये पावर सभी पे लगानी है। 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यहां पर ये 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5, ये 5 पावर दोनों की और ये 4 पावर तीनों की। अब जिसमें समान आधार हैं वो आपको घातें आपस में जोड़ के लिखनी है। तो ये आधार समान है 2 2 और 2, तो ये 2 की टोटल पावर कितनी, 4 4 8 5, 8 5 13। 2 की टोटल पावर 4 4 8 5 13, 3 की एक ही है, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 5। ये इसका क्रोनोनिकल रूप होगा, और जो प्रश्न हल करना वो यहां से करना है। अब इसका सूत्र लिखना, कुल गुणनखंडों की संख्या का सूत्र x + 1 y + 1 और z + 1। ये कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। x मतलब पहली संख्या की पावर 13, y मतलब दूसरी संख्या की पावर 4 और z मतलब तीसरी संख्या की पावर 5। सभी में एक जोड़ो, 13 + 1 4 + 1 और 5 + 1। 13 और 1 जोड़ेंगे 14, 4 ने 1 जोड़ेंगे 5, 5 ने 1 जोड़ेंगे 6, 4 ने 1 जोड़ दिया 5, 5 ने 1 जोड़ दिया 6, 13 ने 1 जोड़ दिया 14। अब ये सारे गुणा करने हैं, तो ये 14 गुणा 5 छक्के 30। अब ये 0 और 14 दिया 42, 420 कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, 420 गुणनखंड होंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस संख्या के कुल गुणनखंड यदि ज्ञात करने हैं तो कैसे करते हैं। कोई भी संख्या है तो उसका क्रोनोनिकल रूप लिखना है। क्रोनोनिकल रूप लिखने के बाद ये इसका सूत्र है कि पावर में 1 जोड़ के सारी और आपस में गुणा कर लो, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। अब 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अभाज्य गुणनखंड का योग, गुणनखंडों की संख्या। अब चौथा प्रश्न थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है कि गुणनखंडों का जो योग ज्ञात करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि गुणनखंडों का योग कैसे करना है। लास्ट प्रश्न अभी हल करते हैं। अब देखिए गुणनखंडों की योगफल वाला जो चौथा प्रश्न लास्ट, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। 180 के सभी गुणनखंडों का, थोड़ा सा हार्ड तो है प्रश्न लेकिन हल करेंगे। 180 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। एक 180 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब 180 के सभी गुणनखंड कैसे करेंगे, योगफल कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका क्रोनोनिकल रूप लिखेंगे। 180 का अभाज्य गुणनखंड करो। 180 में 2 का भाग 90, 90 में 2 का भाग 45, 45 में 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5 और 5 में 5 का भाग 1। ये 180 का गुणनखंड हुआ। अब गुणनखंड से अपने को क्रोनोनिकल रूप लिखना, तो 2 की तिवार 2 बार, 3 2 बार और 5 1 बार। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये इसका क्रोनोनिकल रूप हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या तो इसमें था सूत्र, काफी बड़ा सूत्र था। अब सूत्र इस तरीके से था कि जो पहली संख्या है उसकी पावर 0 से लेके जितनी पावर है वहां तक लिखना है। 2 की पावर जैसे 2 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करनी है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक लिखना है। सूत्र ऐसे था कि पहली संख्या और उसकी पावर 0 से शुरू करके जितनी पावर है वहां तक जोड़ करनी है कि a की पावर x तक। ऐसा ही दूसरे में था कि b की पावर 0, b की पावर 1 ये शुरू करके और b की पावर y तक लिखना है।
और ऐसा ही सी में था, सी की पावर 0, सी की पावर 1 और सी की पावर z तक लिखना है। मतलब 3 संख्या हैं तो 3 लिखेंगे, 4 होगी तो 4 लिख लेंगे। मतलब जो संख्या है उसकी जितनी पावर है वहां तक 0 से शुरू करके जोड़ करनी। तो अपनी पहली संख्या है 2 और इसकी पावर 2 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। फिर ऐसा 3 में, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी है, 2 है। और ऐसा ही इसमें 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है तो 1 तक लिखना, 2 है तो 2 तक लिखना, 3 होगी तो 3 तक लिखेंगे। अब ये कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। कोई भी संख्या हो और उसकी घात 0 लिखी गई, ये कोई भी संख्या हो और उसकी घात यदि 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या की 0 पावर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसमें 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 है और 2 की पावर 2 का मतलब 4 है। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। अब ऐसे ही 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान कितना है, 5। अब इसमें गुणा करके ना आपको हल करना आसान है। 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 1 हो जाएगा 7। उसके बाद 9 ने 1 10 और 3 13 और 5 ने 1 6। अब गुणा करना है, 13 का 7 से गुणा कर दो, 13 7 91 और उसके बाद 6 से गुणा करना है, 6 एकम 6 और 6 9 54, 546 इसका उत्तर आ जाएगा। अब आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये 180 के सभी गुणनखंडों का योग, यह था प्रश्न। अब इसके लिए सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड किया, क्रोनोनिकल रूप लिखा, फिर इसका ये सूत्र याद कर लीजिए। याद करने का मतलब सूत्र समझ लीजिए। सूत्र ऐसे है कि जो संख्या है पहली उसकी अधिकतम पावर तक लिखना है, 0 से शुरू करके लिखना और जोड़ करनी है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ऐसा इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ऐसा इसमें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये हो जाएगा 4, ये 2, 1 4, 2 6, 1 7। अब ये 3 की पावर 2 9, ये 3 9, 3 12, 1 ये 13 और ये 5 ने 1 6। अब ये 13 का 7 से 13 7 91, 91 का 6 से गुणा, 6 एकम 6, 6 9 54, 546 इसका उत्तर आ गया। अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। 4 प्रश्न बनते हैं इसमें, मोस्ट है चारों प्रश्न। चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। आसान नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, समभाज्यघन, विषमभाज्यघन, पूर्ण वर्गघन, पूर्ण घन, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। अब कई बार थोड़ी सी और दिक्कत आती, आसान प्रश्न कई बार और भी पूछे जा सकते हैं। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज, सार्वगुणनखंड। अब ये सार्वगुणनखंड क्या होता है एक बार समझ लीजिए। सार्व का इंग्लिश अर्थ है कॉमन, ओबेनिस्ट। कॉमन गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड के लिए अपने पास 2 संख्याएं लिखी होगी जिनके दोनों के गुणनखंड लिखेंगे, उनमें से कॉमन गुणनखंड कौन सा है। तो अब सार्वगुणनखंड जैसे कि प्रश्न ऐसे 20 व 24 के कितने सार्वगुणनखंड है। कितने सार्वगुणनखंड है, यह प्रश्न है। 20 और 24 के सार्वगुणनखंड कितने हैं। अब सार्वगुणनखंड का मतलब दोनों का कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से। तो 20 के गुणनखंड लिखो, 24 के गुणनखंड लिखो, फिर दोनों में से जो कॉमन है वो लिख दो। 20 के गुणनखंड कौन से, 20 में 1 का भाग जाएगा, 20 में 2 का, 20 में 4 का, 20 में 5 का, 20 में 10 का और 20 में 20 का भाग जाएगा। ये 20 के गुणनखंड होंगे। 20 के गुणनखंड मतलब 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। 20 में 1 2 4 5 10 और 20 का भाग जाएगा। अब 24 के गुणनखंड 24 में 1 का भाग जाएगा, 2 का, 24 में 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का भाग जाएगा। ये 24 के गुणनखंड हुए। अब 24 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड, इसमें से सार्वगुणनखंड बताने आपको।
सार्वगुणनखंड का मतलब कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में ही आई हो, ऐसी संख्या बतानी जो दोनों में आई हो। तो एक संख्या आई है एक, ये सार्वगुणनखंड है, एक सार्वगुणनखंड है। दूसरा ये दो सार्वगुणनखंड है। तीसरा ये चार सार्वगुणनखंड है। उसके बाद और कोई सार्वगुणनखंड है नहीं है। अब इसमें तीन संख्याएं कॉमन आई है, 20 और 24 के गुणनखंडों में तीन संख्याएं कॉमन आई है। तो आपका प्रश्न है कि कितने सार्वगुणनखंड होंगे? तीन होंगे। 20 और 24 के कितने सार्वगुणनखंड है? तीन। और कौन कौन से यह पूछे जा सकते हैं कभी 20 के तीन सार्वगुणनखंड कौन कौन से? तो 20 के तीन सार्वगुणनखंड कौन कौन से? 1, 2 और 4। ये तीन सार्वगुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। अब यह प्रश्न बन सकता है कि 20 और 24 के जो सार्वगुणनखंड है उनका योग कितना है। इसी प्रश्न में सार्वगुणनखंडों का योग पूछा जा सकता है, सार्वगुणनखंडों का गुणा पूछा जा सकता है, सार्वगुणनखंडों का योग। अब सार्वगुणनखंडों का योग मतलब 1 + 2 + 4, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा? 7। सार्वगुणनखंडों का योग कितना है? 7 है। यह प्रश्न बन सकता है कि सार्वगुणनखंडों का योग, सार्वगुणनखंडों की संख्या। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटा सार्वगुणनखंड और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड। अब बता सकते हैं आप इनमें सबसे छोटा सार्वगुणनखंड कौन सा है? ये हमेशा फिक्स रहता है। सबसे छोटा सार्वगुणनखंड हमेशा एक होता है। कोई भी कैसी भी संख्याएं लिखी गई हो, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड हमेशा कितना होता है? एक होता है कि एक सभी में कॉमन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो सबसे छोटा सार्वगुणनखंड कौन सा है? एक है। ये इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिए। सबसे छोटा सार्वगुणनखंड हमेशा कितना होता है? एक होता है, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड। अब दूसरा कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड जो होता है वो हमेशा होता है HCF होता है, महत्तम समावर्तक। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब उन दोनों संख्याओं का HCF, मतलब दोनों संख्याएं अधिकतम किससे कटेगी वो होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। जो अभी जो प्रश्न था उसका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन सा था? 4 था। उसके सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4 थे, और जिसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा था? 4 था। और सबसे छोटा कौन सा था? 1 था। सबसे छोटा सार्वगुणनखंड हमेशा 1, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड हमेशा HCF। संख्याओं का HCF ज्ञात करके लिख लो। सार्वगुणनखंड कितने हैं तो गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। गुणनखंडों का योग, सार्वगुणनखंडों का योग, कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सार्वगुणज। सार्वगुणज भी प्रश्न बन सकता है। सार्वगुणज क्या है? सार्वगुणनखंड था वैसा ही सार्वगुणनखंड है। अब सार्वगुणज का मतलब है उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन गुणज, मतलब जो संख्याएं लिखी है उनमें कॉमन गुणज कौन सा है। अब सार्वगुणज कई हो सकते हैं, मतलब अनंत होते हैं इनकी संख्या, कि कोई भी संख्या लिखी है उनके सार्वगुणजों की यदि संख्या पूछी गई तो सार्वगुणजों की संख्या हमेशा अनंत होती है, कि अनंत सार्वगुणज होते हैं। सार्वगुणज अनंत होते हैं। और सबसे छोटा सार्वगुणज होता है वो LCM होता है। सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज होता है LCM, लघुत्तम समापवर्त। सबसे छोटा सार्वगुणज, गुणज को दूसरा नाम अपवर्त्य भी कहते हैं, सार्वगुणज या अपवर्त्य। गुणज का दूसरा नाम है अपवर्त्य, अपन ने पहले लिखा था गुणज या अपवर्त्य। मल्टीपल।
सार्वगुणज है, सबसे छोटा सार्वगुणज हमेशा क्या होता है? एलसीएम होता है। अब इसका एक प्रश्न लिख लेते हैं। सार्वगुणजों की संख्या का प्रश्न नहीं बनता, सार्वगुणजों की संख्या हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। 15 व 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज, इसमें प्रश्न यही बनता है, सबसे छोटा सार्वगुणज है। 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज कौन सा होगा? मतलब 15 का गुणज और 20 का गुणज लिखना, और उनमें कॉमन कौन सा आता है? सबसे छोटी संख्या जो कॉमन आएगी। जैसे 15 का गुणज 15, 15 दो 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15.75, 15 छक्के 90, ये 15 के गुणज। और 20 के जैसे गुणज लिखेंगे तो 20, 20 दो 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, ये 20 के गुणज है। अब 15 और 20 के गुणज में सार्वगुणज लेना है, तो सार्वगुणज कॉमन, सबसे छोटी संख्या जो कॉमन आएगी वो लसअप आएगी। तो 15 और 20 का लसअप क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है? 60। मतलब 15 और 20 का एलसीएम आपको लिखना है। सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब क्या होता है? लसअप होता है। तो 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या आया है? 60 आया। आ गया होगा समझ में? सार्वगुणज, सार्वगुणजों की संख्या अनंत होती है और सबसे बड़ा सार्वगुणज अपन नहीं ज्ञात कर सकते। अब लिखो प्रश्न, सार्वगुणज से संबंधित कैसे बन सकता है? 5 व 4 के प्रथम 3 सार्वगुणजों का योगफल कितना होगा? 5 व 4 के प्रथम 3 सार्वगुणजों का योगफल क्या होगा? अब आपको पहला जो गुणज आएगा सार्वगुणज, पहला जो सार्वगुणज आएगा वो लसअप आएगा। तो आप सीधा सीधा 5 और 4 का लसअप ले लो। 5 व 4 का प्रथम सार्वगुणज, प्रथम सार्वगुणज, और प्रथम सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रथम सार्वगुणज का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। एलसीएम कितना आया? 20। प्रथम सार्वगुणज आ गया 20, ये प्रथम है। तो दूसरा सार्वगुणज, अब 20 का गुणज होगा, तीसरा, फिर 20 का गुणज, 20 का गुणज दूसरा आएगा 40 और तीसरा आएगा 60। तो ये 5 और 4 के जो सार्वगुणज होंगे वो इस तरह से होंगे। पहला सार्वगुणज 20, दूसरा सार्वगुणज 40 और तीसरा सार्वगुणज 60। ये इनके सार्वगुणज है। प्रथम 3 सार्वगुणज हो गए और इन तीनों का योग कर लो। पहला सार्वगुणज एलसीएम, फिर उनके गुणज लिख लो, 20, 40 और 60। योग कितना हो जाएगा? 20 प्लस 40 प्लस 60। तो 40 और 60, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो प्रथम 3 सार्वगुणजों का योगफल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा प्रश्न हार्ड पूछे तो ऐसे बन सकता है, 15 व 20 के प्रथम 10 सार्वगुणजों का योगफल कितना होगा? 15 व 20 के प्रथम 10 सार्वगुणजों का योगफल क्या होगा? अब इस तरह का प्रश्न आ जाता। अब आपको ये 15 और 20 के सार्वगुणज लिखने। पहला सार्वगुणज क्या होगा? 15 और 20 का। 15 और 20 का पहला सार्वगुणज मतलब 15 और 20 का लसअप। 15 और 20 का लसअप कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो, 60। मतलब पहला गुणज क्या है? 60 है। तो दूसरा गुणज क्या होगा? 120। तीसरा 6 3 18, 180, 6 चौके 24, 240। ऐसे यदि 10 गुणज लिखेंगे तो लास्ट आएगा 600। 10वां गुणज, 10 गुणज पूछेगा। प्रथम 10 सार्वगुणज, 10 सार्वगुणज मतलब 60 का 10 से गुणा कर लो, 10वां गुणज आ जाएगा। तो पहला सार्वगुणज आया 60, दूसरा 120, फिर 180, मतलब 60 का पाड़ा चलेगा। अब ये 60 का पाड़ा है
पूरा 10 बार लिखा गया। 60 का पहाड़ा जोड़ना है, किसी भी संख्या का पहाड़ा जोड़ना हो तो अपन प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले से कर सकते हैं, और यदि सीधा याद रखें तो कोई भी संख्या का पहाड़ा जोड़ना हो तो पहाड़े का योगफल यह होता है 55 गुणा संख्या। पहाड़े का योगफल, किसी भी संख्या के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए 55 को उस संख्या से गुणा कर दीजिए, पहाड़े का योगफल आ जाएगा। अब ये 55 कहां से आया एक बार समझ लीजिए कि ये 60 गुणा 1 है, ये 60 गुणा 2 है, ये 180 60 गुणा 3 है, इसी तरीके से 60 गुणा 4 है, और ये लास्ट 60 गुणा 10 है। तो इनमें एक संख्या कॉमन आएगी, प्राकृत संख्याओं के योगफल से करेंगे तो 60 कॉमन आएगा, 60 कॉमन लिख लो। पहले में संख्या बचेगी 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इसी तरीके से ये लास्ट इसमें बचेगा 10। 1 + 2 + 3 + 4 + 10 लास्ट कितना है 10। अब 10 तक प्राकृत संख्याओं जोड़ करना है। फॉर्मूला n कोष्टक n + 1/2, पहले अपन क्लास में पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याओं के योगफल का। n कोष्टक n + 1/2, जिसमें n का मान लास्ट संख्या कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 11/2, 110 में 2 का भाग 55, कितना आएगा 55 आएगा। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है 55 होता है। अब इस 55 का किससे गुणा करना है 60 से गुणा करना। 55 का 60 से गुणा करो तो 60 के गुणजों का योगफल आ जाएगा, तो ये 55 गुणा 60, तो ये 0, 5 का 6 से गुणा 30, 5 का 6 से 30, 3 33, योगफल आ जाएगा 33। 15 और 20 के प्रथम 10 सार्वगुणजों का योगफल कितना आएगा 3300 आएगा। अब इसमें सार्वगुणज, सार्वगुणनखंड और सबसे छोटा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इस तरह के कई प्रश्न बन सकते हैं। गुणनखंडों के योग वो थे ये। अब 1, 2, 1 आप होमवर्क लिख लो, प्रश्न आप खुद करेंगे। एक तो ये 80 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, आसान सा प्रश्न है, आप कर सकते हैं। दूसरा 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या का सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तीसरा 3 प्रश्न आप हल करेंगे। एक 180 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे। तीसरा वाला प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है। 180 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे, या समभाजक होंगे, या विभाजक होंगे, इस तरह से प्रश्न की भाषा हो सकती है। इन तीनों प्रश्नों को आपको हल करना है। अब आप लोग साथ में पढ़ते रहिए, जो लिखा है पूरा लिखते रहिए। पूरी क्लास देखने के बाद, समझने के बाद वापस लिखो, फिर वापस पढ़ने की कोशिश करो। लॉकडाउन का सदुपयोग करिए, पूरा पढ़िए।